बेटा जरा सुनना तो, मेरे कमरे में जाले बहुत लग गए हैं, खाने में धूल गिर रही है, मिट्टी गिर रही है, जरा साफ कर देना बेटा। माँ जी अभी तो कुछ बोलो ही मत, मेरा रिचार्ज नहीं हुआ अभी तक, मैं उसी के पीछे परेशान हूँ। देखो नेट भी नहीं चल रहा, अब रवीना से बुलवा लो ना, वो फ्री होगी। अरे बेटा जाले है, कल तक रहेंगे तो खाना खराब हो जाएगा। माँ जी प्लीज अभी नहीं, पहले मेरा रिचार्ज हो जाए फिर देखती हूँ। सास मुंह बनाकर वहां से हट जाती है, रवीना के कमरे की तरफ जाती है। रवीना बेटा जरा मेरे कमरे के जाले साफ कर देना, बहुत परेशान कर रखा है इन्होंने। माँ जी देख तो लो, मेरा ही कमरा कितना गंदा पड़ा है, सुबह से यही साफ कर रही हूँ। आप ऐसे करो, मोहन भैया को बोल दो, वो कर देंगे। अरे बेटा मोहन तो दफ्तर से थका आता है, उसे क्यों तंग करूं? तो फिर रीना दीदी को बोल दो, वो तो सारा दिन सफाई करती रहती ना, उनकी आदत है। अरे रीना तो पहले ही चिल्ला रही थी सुबह से। तो मैं क्या करूं माँ जी, मेरा कमरा देखो ना प्लीज, अभी थोड़ा टाइम दो, मैं अपना निपटा लूं फिर आऊंगी। सास वहीं खड़ी रह जाती है, कुछ बोलना चाहती है पर चुप रह जाती है। मन ही मन सोचती है 3 बहुएं हैं घर में, पर काम कहने पर सब गायब। न मीना को फुर्सत न रवीना को, रीना तो पहले ही सुना चुकी है। सास वापस अपने कमरे की तरफ चलती है, रास्ते में ससुर मिलते हैं। भगवान क्या हुआ, मुंह क्यों लटका है? कुछ नहीं, बस अपने कमरे के जाले साफ करवाने थे, पर किसी को टाइम ही नहीं। अरे तो नौकर को बुला लो। नौकर छुट्टी पर है आज, सोचा बहुओं से बुलवा लूं, लेकिन सबकी अपनी अपनी मुसीबत है। किसी का रिचार्ज नहीं हुआ, किसी का कमरा गंदा है। तुम भी ना इतनी छोटी बात के लिए परेशान हो रही हो। छोटी बात नहीं है जी, खाने में धूल गिरती है तो तबीयत खराब हो जाती है, पर कोई सुने तब ना। ससुर हंसते हुए आगे बढ़ जाते हैं। सास अकेले खड़े सोचती रहती है। इतने साल हो गए इस घर में, पर काम तो आखिर मुझे ही करना पड़ता है, ना बहुओं को फुर्सत ना बेटों को। चलो कोई ना, झाड़ू खुद ही उठा लेती हूँ। वो रसोई से झाड़ू उठाती है और अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है, मन ही मन बड़बड़ाते हुए। बहू लाई थी सहारे के लिए, पर यहाँ तो उल्टा मुझे ये सब संभालना पड़ रहा है। सास कमरे में कुर्सी घसीट कर लाती है, उसे दीवार के पास टिकाती है, हाथ में झाड़ू लेकर धीरे धीरे कुर्सी पर चढ़ती है। चलो जल्दी से जाला उतार लो, वरना खाने में फिर मिट्टी गिरेगी। वो हाथ ऊपर उठाकर जाले पर झाड़ू फेरती है, तभी कुर्सी हिलती है, पैर लड़खड़ाते हैं। अरे अरे बचाओ, कोई है। पर सास संभल नहीं पाती और धड़ाम से नीचे गिर जाती है। कोहनी और सिर पर चोट लगती है, वो दर्द से कराहती है। अरे कोई सुन नहीं रहा क्या? रीना आवाज सुनकर दौड़ती है, पीछे पीछे मोहन भी आता है। माँ जी ये क्या हो गया, आप कुर्सी पर क्यों चढ़ी? माँ ये तुमने क्या कर लिया? इस उम्र में कुर्सी पर चढ़ने की क्या जरूरत थी? बेटा जाला साफ कर रही थी, कब से लगा पड़ा था। अरे तुम मुझसे बोल देती या नौकर आने का इंतजार कर लेती। गिर जाती, हड्डी टूट जाती तो। दिमाग कहाँ रखती हो माँ? तभी दूसरा बेटा भी आ जाता है, पीछे मीना और रवीना भी। माँ को इतनी भी अकल नहीं है, कुर्सी पर चढ़ने से पहले किसी को बुला तो लेती। अरे बेटा किसको बुलाती, सब अपने अपने काम में लगे थे। इतना सुनते ही मीना बीच में बोल पड़ती है। अरे माँ जी ये तो गलत बात है, हमें बता देती, हम अभी नहीं कर रहे थे तो क्या हुआ, बाद में भी कर तो देते ना, आपने बताया नहीं कितनी जल्दी है। हाँ माँ जी मैं भी यही कहूंगी, मेरा कमरा थोड़ी देर बाद भी साफ हो जाता, पहले आपका काम कर देती, आपने खुद ही निपटा दिया, अब चोट लग गई तो हमें ही सुनना पड़ रहा है। सास ये सुनकर चुप रह जाती है, अंदर ही अंदर गुस्सा और दुख दोनों उमड़ आते हैं। मन में सोचती है, अभी थोड़ी देर पहले तो मना कर रही थी, रिचार्ज का बहाना बना रही थी, कमरे का बहाना बना रही थी, अब चोट लगी है तो जबान चला रही है। माँ आगे से ऐसा मत करना, कुछ भी काम हो हमें बुला लेना या बहुओं को साफ साफ बोल देना, जरूरी काम है। बेटा बोला तो था मैंने, तो फिर हुआ क्यों नहीं? सास कुछ बोलना चाहती है, फिर रुक जाती है, बहुओं की तरफ देखती है, पर बहुएं नजरें चुरा लेती है। सास सोचती है, बोलूंगी तो घर में लड़ाई हो जाएगी, ना बोलूं तो यही समझा जाएगा कि गलती मेरी ही थी। आखिर में सास चुप्पी साध लेती है, बस इतना कहती है, कोई बात नहीं बेटा, मुझसे गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। कहते हुए सास की आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है, पर वो जल्दी से पोंछ लेती है। मोहन उसे सहारा देकर बिस्तर तक ले जाता है। बहुएं वहीं खड़ी एक दूसरे को देखती रहती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह हो चुकी होती है, सास बिस्तर पर लेटी दर्द से कराह रही होती है। कोहनी पर पट्टी बंधी है, कमर में भी दर्द है। उसे पता है नाश्ते के बाद ही दवाई खानी है, पर पेट खाली है। मोहन, ओ मोहन बेटा जरा इधर आना। मोहन दूसरे कमरे से ही जवाब देता है, अंदर आने की जहमत भी नहीं उठाता। क्या हुआ माँ, बोलो वहीं से। बेटा नाश्ता करवा दे, कोई दवाई भी खानी है, खाली पेट कैसे खाऊं? अरे हाँ माँ रुको, मैं रवीना को बोल देता हूँ, वो देगी तुम्हें नाश्ता। मोहन आवाज लगाता है।
रवीना, ओ रवीना, जरा माँ को नाश्ता दे दो, दवाई खानी है उनको। अंदर से कोई जवाब नहीं आता। रवीना अपने कमरे में मोबाइल के सामने खड़ी रील बना रही होती है, गाना बज रहा होता है, वो पोज बदल बदल कर स्टेप कर रही होती है। बाहर की आवाज उस तक पहुंचती नहीं। रवीना, सुन नहीं रही हो क्या? फिर भी कोई जवाब नहीं आता। मोहन 2-3 बार और आवाज लगाता है, पर घड़ी देखकर परेशान हो जाता है। ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। यार अब तो मुझे लेट हो रहा है, जाने दो, कोई ना कोई दे ही देगा। मोहन जूते पहनता है, बैग उठाता है और जल्दी जल्दी घर से निकल जाता है। उसे याद ही नहीं रहता कि माँ को नाश्ता चाहिए था। दरवाजा बंद होने की आवाज सास तक पहुंचती है। वो समझ जाती है कि मोहन जा चुका है। सास वहीं बिस्तर पर पड़ी रहती है, इंतजार करती रहती है। थोड़ी देर बाद फिर आवाज लगाती है, कोई है क्या? रीना बेटा, मीना बेटा। घर में सन्नाटा पसरा रहता है। रीना अपने कमरे में कपड़े तय कर रही होती है, मीना किचन में बर्तन समेट रही होती है, पर सास की आवाज किसी तक साफ नहीं पहुंचती, या शायद पहुंचती है पर कोई ध्यान नहीं देता। सास हाथ से दीवार का सहारा लेकर उठने की कोशिश करती है, पर कमर के दर्द से करा उठती है। उठा भी नहीं जा रहा, अब क्या करूं? दवाई भी नहीं खाई, पेट भी खा लिए। वो वापस तकिए पर सिर टिका देती है, छत की तरफ देखती रहती है। आंखों में एक अजीब सी उदासी तैर जाती है। इतने बड़े घर में इतने लोग रहते हैं, पर एक गिलास पानी देने वाला भी कोई नहीं। रील बनाने से फुर्सत मिले तब तो कोई सुने। सास की नजर घड़ी पर जाती है। 10 बज चुके होते हैं। भूख से पेट में मरोड़ उठने लगती है। दवाई का डिब्बा साइड टेबल पर वैसे ही रखा रहता है, बिना खुले। तभी कमरे के दरवाजे पर आहट होती है। ससुर हाथ में एक प्लेट लिए अंदर आते हैं। प्लेट में 2 रोटियां हैं, कच्ची पक्की सी, आकार भी टेढ़ा मेढ़ा। भाग्यवान, उठ जरा, देख मैं लाया हूँ तेरे लिए। अरे आप क्यों? आपसे रोटी कैसे बनी? अरे बन गई, बस जलकर आधी हो गई, पर बनी तो सही। चल अब मुंह खोल। अरे नहीं जी, मैं खुद खा लूंगी। अरे चुप कर, हाथ नहीं उठ रहा तुझसे, मैं देख रहा हूँ, चल खा ले। ससुर बड़े जतन से एक एक निवाला तोड़कर सास के मुंह तक ले जाते हैं। सास की आंखें भर आती है। गले से निवाला उतरता है तो साथ में आंसू भी बहते हैं। इतने साल हो गए जी, आज पहली बार आपने अपने हाथ से खिलाया। अरे पगली, पहली बार नहीं और आखिरी बार भी नहीं होगा। चल अब दवाई खा ले। ससुर दवाई का डिब्बा उठाते हैं, गोली निकालकर पानी के साथ देते हैं। सास दवाई खाती है, ससुर उसका सिर सहलाते हैं। ससुर आंखें बंद करके ऊपर की ओर देखते हैं और हाथ जोड़ लेते हैं। हे भगवान, एक बात मानोगे मेरी? मुझसे पहले इसे उठा लेना, क्योंकि मैं चला गया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? इस घर में सब है, पर कोई नहीं इसके लिए। मैं ना रहा तो ये अकेली पड़ जाएगी। सास ये सुनकर फूट फूट कर रो पड़ती है। ससुर का हाथ कसकर पकड़ लेती है। ऐसा मत बोलो जी, मुझे कुछ नहीं होगा, आप हो ना मेरे साथ। ससुर सास का सिर अपने सीने से लगा लेते हैं। कमरे में सन्नाटा है और दोनों की सिसकियां ही गूंजती रहती है। सास सारी रात करवटें बदलती रहती है। ससुर का चेहरा बार बार आंखों के सामने आता है। सोचती है, आज तक मैं ही तो घर चला रही थी, बेटों को पाला, बहुओं को संभाला, घर की एक एक जरूरत मेरे हाथ से पूरी होती थी। आज अगर बहुएं नहीं पूछ रही तो मैं इतनी बेबस क्यों बन गई? अगर मैं ही कमजोर पड़ गई तो इनका क्या होगा? सास मन ही मन ठान लेती है, अब किसी पर डिपेंड नहीं रहूंगी, न बहुओं से उम्मीद रखूंगी, न इनको एहसास होने दूंगी कि हमें कोई तकलीफ है। अगली सुबह सास खुद उठकर तैयार होती है, ससुर के पास जाती है। सुनिए जी, एक काम है। बोलो भाग्यवान। गांव चलते ना कुछ दिन के लिए। अचानक गांव क्यों? बस मन कर रहा है, बहुत दिन हो गए खेत देखे भी नहीं। चलिए ना, हवा पानी बदल जाएगा, आपकी तबीयत भी ठीक रहेगी। ठीक है, जैसा तू कहे, तेरी मर्जी मेरी मर्जी। रात को खाने के बाद मोहन और उसका छोटा भाई बैठकर बातें कर रहे थे। यार सुना तुमने, माँ बाबू जी गाँव जा रहे हैं? हाँ बताया तो था, पर अचानक क्यों जा रहे कुछ समझ में नहीं आया। होगा कुछ काम, माँ से पूछते हैं। मोहन आवाज लगाता है। सास पास आती है। भाई अचानक गांव जाने का क्या प्लान बना लिया? बेटा वहाँ खेत में अनाज बहुत पड़ा है, इस बार फसल अच्छी हुई है, बेचना है वरना खराब हो जाएगा, सोचा जाकर निपटाओ। अच्छा, तो पैसे आएंगे उसके? हाँ बेटा, अच्छी खासी रकम बन जाएगी अनाज बेचकर। ठीक है माँ, संभल के जाना, बाबूजी का भी ध्यान रखना। सास मुस्कुराकर वापस चली जाती है। पास ही रसोई में मीना बर्तन धो रही होती है। ये सारी बातें उसके कान में पड़ जाती है। वो झट से हाथ पोंछती है और रीना के कमरे की तरफ भागती है। दीदी, दीदी सुनो तो। अरे क्या हुआ, इतनी हड़बड़ी में क्यों आई?
अरे सुनो, माँ बाबूजी गांव जा रहे हैं, वहाँ खेत का बहुत सारा अनाज बेचना है, अच्छी खासी रकम आने वाली है उनके पास। अच्छा, तो पैसा आएगा घर में? हाँ दीदी, चलो रवीना को भी बुला लेते हैं, उसको भी बता दे। दोनों रवीना के कमरे में जाती है। रवीना उस वक्त भी मोबाइल में रील स्क्रॉल कर रही थी। रवीना सुन, एक बात बताए। बोलो दीदी। अरे मोबाइल रख जरा। माँ बाबूजी गांव जा रहे हैं अनाज बेचने, पैसा आने वाला है उनके पास। है? सच्ची? कितना पैसा आएगा? अच्छी खासी रकम बताई माँ जी ने। तो फिर दीदी हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए ना, इतने साल हो गए इस घर में कभी कुछ मांगा ही नहीं। यही तो मैं तो कहती हूँ, एक बार पैसा आ जाए हम अपनी अपनी डिमांड रख देते हैं माँ जी के सामने। मुझे तो बस गहने चाहिए, बहुत दिन से सोने के झुमके लेने का मन है। ये पुराने वाले तो पहने लायक भी नहीं रहे। मुझे तो साड़ियां चाहिए दीदी, देखा नहीं शालू भाभी की कितनी बनारसी साड़ियां हैं, मेरे पास तो गिनती की 2-3 है। मुझे तो बस लेटेस्ट आईफोन चाहिए, मेरा वाला ना पुराना हो गया है, रील बनाने में कितनी दिक्कत आती है, कैमरा भी अच्छा नहीं है। ठीक है, जैसे ही माँ जी गाँव से लौटे हम तीनों मिलकर बात करेंगे, एक साथ बोलेंगे तो मना भी नहीं कर पाएगी। सही कहा दीदी, वैसे भी इतने सालों से हमने कभी कुछ नहीं मांगा, एक बार तो सुनना ही पड़ेगा। हाँ, और अगर माँ जी ना भी बोले तो मोहन भैया से बोल देंगे, वो तो मना करेंगे नहीं। तीनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगती है। मन ही मन अपनी डिमांड की लिस्ट बनाने में जुट जाती है। कमरे में रील की जगह अब पैसों और सामान की बातें गूंजने लगती है और तीनों बहुओं की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। गाड़ी गांव की तरफ बढ़ रही होती है। ससुर खिड़की से बाहर देखते देखते अचानक सास की तरफ मुड़ते हैं। अरे भाग्यवान, एक बात तो बता, तेरे मन में चल क्या रहा है? क्या मतलब? मतलब ये कि कल तक तो तू 2 रोटी बनाने में हाफ रही थी, बिस्तर से उठा नहीं जा रहा था तुझसे, और आज अचानक गांव तक आ गई। इतना लंबा सफर कर लिया, सब ठीक तो है ना? तबीयत तो नहीं बिगड़ी कहीं दिमाग की? हाँ जी, सब ठीक है, दिमाग बिल्कुल ठीक है, बल्कि अब जाकर ठीक हुआ है। मतलब ये कि हमने अपने बच्चों को कुछ ज्यादा ही लाड़ प्यार कर दिया। हमने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, घर, सब कुछ उनके नाम कर दिया, और बदले में क्या मिला? ना इज्जत, ना प्यार, ना जिम्मेदारी। वो पानी मांगते थे तो हम दूध दे देते थे, वो 1 रुपया मांगते थे तो हम 100 रुपया थमा देते थे। हाँ, ये तो है। यही तो हमारी गलती थी, हमने उनको इतना दे दिया कि उनको हमारी कदर ही नहीं रही। अब जब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं देने को, तो उनकी नजर में हमारी वैल्यू भी खत्म हो गई। तो अब क्या करेगी? अब हमें अपने बुढ़ापे को भी वैसे ही काटना पड़ेगा जैसे हमने उनकी परवरिश की थी, लालच देकर। हमने जिंदगी भर लालच से पाला, तो अब बुढ़ापा भी लालच से ही कटेगा। अनाज बेचने का बहाना बनाया है ताकि उनको लगे पैसे आने वाले हैं। देखना अब कैसे सब बदल जाएंगे। ससुर ये सुनकर मुस्कुरा देते हैं, सिर हिलाते हैं मानो सारी बात समझ गए हो। तू तो निकली असली चाणक्य भाग्यवान। चाणक्य नहीं हूँ, माँ हूँ इस घर की, हर माँ को पता होता है घर कैसे चलाना है। एक हफ्ते बाद सास ससुर दोनों गांव से वापस लौटते हैं। दरवाजे पर गाड़ी रुकती है, अंदर से आवाज आती है, अरे माँ जी आ गई, बाबूजी अब बैठी, मैं सामान उठा लेती हूँ। मीना पीछे से पानी का ग्लास लेकर आती है। माँ जी पहले पानी पी लीजिए, इतनी दूर से आए हैं, थक गए होंगे ना। रीना किचन की तरफ भागती है, मैं चाय बनाकर लाती हूँ माँ जी, आपकी वाली अदरक वाली। सास अंदर सोफे पर जाकर बैठती है, अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही होती है, पर चेहरे पर वो जाहिर नहीं होने देती। अरे इतनी क्या जल्दी है बेटा, आराम से। माँ जी वो है, आपका घुटने का दर्द कैसा है? अब डॉक्टर को दिखाना है क्या? मैं अपॉइंटमेंट ले लूं कल की? रीना चाय लेकर आती है, साथ में बिस्किट भी। माँ जी ये लीजिए चाय, अरे बाबूजी के लिए भी। बाबूजी आपकी दवाई का टाइम तो नहीं हो गया ना? ससुर सास की तरफ देखते हैं, आंखों ही आंखों में मुस्कुरा देते हैं। सास भी हल्के से मुस्कुराकर चाय का कप उठा लेती है। बस अनाज बिकने की खबर भर से इतना बदलाव। सोचो जब पैसा हाथ में आएगा तो क्या हाल होगा। बहुएं तीनों इधर उधर घूम घूम कर सास ससुर की सेवा में लग जाती है, पर उनकी नजर बार बार एक दूसरे से मिलती है, जैसे मन ही मन अपनी डिमांड की लिस्ट को याद कर रही हो। अगली सुबह सास बालकनी में बैठी नोटों की गड्डी गिन रही होती है, जानबूझकर जोर जोर से गिनते हुए बोलती है, 10, 20, 30, 1 लाख पूरा। अरे ये तो अलग रख दो, ये प्रॉपर्टी वाले पैसे हैं। रवीना चाय लेकर आती है, नोट देकर आंखें फैल जाती है। माँ जी इतने सारे पैसे, अनाज से इतना हो गया? अरे बेटा तो क्या मिलता है? खुद को स्ट्रांग दिखाने से मिलता है, खुद को खुश, सेटल और कॉन्फिडेंट दिखाने से मिलता है। जब बच्चे देखेंगे माँ बाप कमजोर नहीं है, बेबस नहीं है, बल्कि अपने पैरों पर मजबूती